वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। परीक्षा आइडिया के इस मंच पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी के इस फाउंडेशन सीरीज़ में डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर चल रहे हैं, जिसमें से मैं जो एक सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ वो है एनसीईआरटी पॉलिटी। और पॉलिटी जो है स्टैंडर्ड 6 से हम स्टार्ट करते हुए चल रहे हैं, जिसमें से हमने कुछ चैप्टर्स को कवर किया है ऑलरेडी। और उसमें से अगर आप देखेंगे तो सारे चैप्टर्स जो एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड हैं जो पॉलिटी में, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट दैट इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, उसके बाद किस तरह से डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, फिर हमने देखा गवर्नमेंट, व्हाट इज गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में डिस्कशन किया। और जो अगर आप देखेंगे इस चैप्टर में कैसे सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं यहाँ पर, और इसी तरह से जब आप पढ़ाई करें और इस चैप्टर्स को पढ़ें तो एनालिसिस के थ्रू जो पीछे के जो चैप्टर्स रहे उसको जोड़ते हुए कमोबेश आपको चलते रहना है। तो पिछली क्लास में मैंने देखा था कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में डिस्कशन किया था कि डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, किस तरह के डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो दो तरह के डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं, जिसमें कि एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसमें होती है, और एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो कि इंडिया में इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसमें कि लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट अपने रिप्रेजेंटेटिव को थ्रू वोटिंग के द्वारा इलेक्ट करके हाउस में वो भेजते हैं, ताकि उनके लिए क्या कर सके, वो उनके प्रॉब्लम्स को, उनके इश्यूज को ले जाकर उस पर लॉ बन सके, और उनके लिए एक बेहतर जो भविष्य हो सके। इसके लिए क्या करते हैं, अपने इंटरेस्ट के लोगों को थ्रू वोटिंग के द्वारा, इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू हाउस में लेके जाते हैं। ये एक तरह से लोकसभा हो गया, और स्टेट में हो गया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी जाते हैं। ये हमने देखा था। और एक और बात हमने इसमें जाना था कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि इसमें क्या होता है कि जो नेता है, लीडर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउसेस, और वो अगर किसी भी सूरत में, अगर विद इन द काउंटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर बाहर चले जाते हैं, इवन अगर जो लोगों ने जो जिसको भेजा है, अगर उनके पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को वो लेकर नहीं आते हैं, तो क्या होता है कि जनता के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, प्रोटेस्ट करने के तरीके होते हैं, जिसके द्वारा क्या करते हैं कि 5 ईयर का जो 5 ईयर का टर्म होता है, उनके बाद वो अपना डिसीजन लेते हैं, फिर उनके पास वोटिंग अधिकार होता है, और उसके द्वारा वो फिर उनको पलट दिए जाते हैं या उनको बदल दिया जाता है। ये एक प्रोविजंस है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ये हमने देखा था। आज इस जो चैप्टर में, इस सेशन में देखेंगे कि जो की एलिमेंट्स, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के की एलिमेंट्स, जो कि जो ऐसे एलिमेंट जो इन्फ्लुएंस करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के वर्किंग को, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि की एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंसेस द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सम ऑफ द की एलिमेंट्स हम आज देखेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो पहले हम देखते हैं कि जो साउथ अफ्रीका के एक स्टोरी से, साउथ अफ्रीका के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से अगर आप देखें, तो जो साउथ अफ्रीका है वहां पर अपार्थेड, साउथ अफ्रीका में जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में अपार्थेड प्रैक्टिस किया जाता था पहले, प्रैक्टिस। और अपार्थेड का मतलब क्या होता है कि आप किसी को सेपरेट कर देते हैं, सेपरेट इन द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द कलर, एंड रेस। तो साउथ अफ्रीका में अगर देखें तो वहां पर 20% इंग्लिश थे, और 80% जो हैं वो ब्लैक्स, और साथ में वहाँ के इंडियंस भी वहाँ पर थे,
जिनका जो ट्रीटमेंट होता था, जो ये ट्रीटेड किए जाते थे, ये लोग बदतर स्थिति में रहते थे, उनके लिए हर कुछ उनको जो सेकंड क्वालिटी या और द जो वर्स्ट क्वालिटी के उनको हर चीज़ मिलते थे, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे लैंड हो, चाहे हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारे प्रॉब्लम्स थे। तो इन प्रॉब्लम्स को एक फाइनली 1994 में इसको एक तरह से थ्रू मूवमेंट इनको ख़त्म कर दिया गया और अपार्थाइड ख़त्म हुआ और फिर साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। और इसमें नेल्सन मंडेला और वहाँ के जो भी लीडर्स थे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस चीज़ के लिए? एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए, अपार्थाइड को, जो सिस्टम ऑफ अपार्थाइड था इसको ख़त्म करने के लिए, जो रंग भेद की नीति को ख़त्म करने के लिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, इनकी इस महत्वपूर्ण कार्य को ध्यान रखते हुए नेल्सन मंडेला को भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न भी दिया गया। और साथ में ये भारत रत्न के साथ साथ एक तरह से जो साउथ अफ्रीका क्या हो गया, ये फाइनली ये क्या बन गया? एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कंट्री, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कंट्री। अब यहाँ पर ये अपार्थाइड खत्म होके डेमोक्रेसी उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो डेमोक्रेसी, इसका मतलब ये आप यहाँ से ये देखें कि जो अपार्थाइड था, जो हम पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, इस पॉइंट को आप याद रखें कि डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन हमने पढ़ा था। डिस्क्रिमिनेशन ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था डाइवर्सिटी जो है, इट इज डाइवर्सिटी इज मैंने बताया था ये वैल्यू न्यूट्रल टर्म है, वैल्यू न्यूट्रल, और किसी भी सूरत में ये नेगेटिवली वर्डेड नहीं है, नॉट नेगेटिवली वर्डेड, नेगेटिवली वर्डेड। इसका मतलब ये था कि डाइवर्सिटी वर्डेड, डाइवर्सिटी एक किसी भी सोसाइटी में डाइवर्सिटी एक उसका जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट है। कहीं पर भी जो 5 उंगलियां एक समान नहीं होती है। तो डाइवर्सिटी तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल और एसेंशियल पार्ट ऑफ द लाइफ है। लेकिन जब यही डाइवर्सिटी किस किस फॉर्म में आप डाइवर्सिटी देख सकते हैं? अगर इंडिया में अगर देखा होगा, हमने जो चैप्टर देखा था उसमें डाइवर्सिटी किस किस के बेसिस पे था? रिलीजियस डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी हो गया, ये लैंग्वेज डाइवर्सिटी, लैंग्वेज, कल्चरल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, उसके साथ में लैंग्वेज हो गया और कल्चर। कई आप देखेंगे कि ज्योग्राफिकल भी डाइवर्सिटी हमने देखी, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, ठीक है। और हमने ये भी जाना था कि जब आप इस डाइवर्सिटी को, होना तो ये चाहिए था डाइवर्सिटी एक तरह से एंजॉय किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, एंजॉय नहीं करते हैं। कर क्या है कि इसी डाइवर्सिटी को हम एंटागोनिस्टिक टू द अदर कम्युनिटी देखते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमारा हित है, जो हमारा इंटरेस्ट है, वो सर्वोपरि इंटरेस्ट है, और दूसरे का जो इंटरेस्ट है उसको हम इंफीरियर देखते हैं। दूसरे को बशर्ते हम इंफीरियर ही देखते हैं, उनके हर एक्टिविटी को एक हम अपने व्यू से, अपने चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि एनिमोसिटी डेवलप होता है और वो डिस्क्रिमिनेशन का रूप ले लेता है। जो हमने एक डिस्कशन में देखा था स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर और प्रेजुडिस के बारे में, और उसको आप अगर आपको ध्यान रहे, अगर ध्यान है, उसके बेसिस पे क्या करते हैं आप, किसी भी व्यक्ति के जो आपसे इतर, जैसे रिलीजियस उसकी मान्यता अलग है, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ज्यूज, ये अलग अलग मान्यता वाले हैं, लैंग्वेज अगर अलग है, या कल्चरल, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आए हैं, कोई ट्रेडिशनल है, कोई मॉडर्न है, कोई विलेज से आया है, कोई शहर से आया है, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, कोई ईस्टर्न इंडिया से आया है, कोई वेस्टर्न, कोई साउथ से आया है। तो इसके लिए भी रीजनल जो डिफरेंसेस हैं, इससे भी डाइवर्सिटी तो है ये, लेकिन इसको जब एंटागोनिस्टिक, मतलब
एंटागोनिस्टिक अप्रोच। इसका मतलब है कि आप दूसरे के इंटरेस्ट को व्यू डिफरेंट कम्युनिटीज इंटरेस्ट, आप इस इंटरेस्ट को किस तरह से देखते हैं? आपकी एंटागोनिस्टिक है, उसका इंटरेस्ट और हमारा इंटरेस्ट कभी भी बराबर नहीं है, और इस वजह से आप डिस्क्रिमिनेट करते हैं। हर लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन चलता है, चाहे रिलीजियस में आप देख लें, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन है। इंडिया में अगर आप इसको देखना चाहें, मुस्लिम हिंदू इन दोनों में एक बहुत गहरी खाई बनी हुई है, वो आपको नजर आता ही होगा, लगातार न्यूज देख रहे होंगे, रिलीजियस प्रोसेशंस पे देखते होंगे, इकोनॉमी का एक प्रोसेशन, और उस समय तजिया निकाला जाता है, तो उस रूट डायरेक्शन किया जाता है। किस लिए? क्योंकि डाइवर्सिटी को हमने एंजॉय नहीं किया, डाइवर्सिटी को ये नहीं समझा कि डाइवर्सिटी किसी भी सोसाइटी के लिए एक गुलदस्ते की समान है, जो अलग अलग फूलों से बना हुआ एक अच्छा गुलदस्ता है। उसको ना समझते हमने सोचा कि उनका इंटरेस्ट और हमारा इंटरेस्ट अलग है। साथ में आप लैंग्वेज देखते हैं, तो लैंग्वेज में भी डाइवर्सिटी, लैंग्वेज के कई हमारे पास लैंग्वेजेज हैं, लेकिन उस लैंग्वेज के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, इंग्लिश स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग पीपल, और इसके वजह से डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है लोगों को। और कल्चरल भी देख लें, उसी तरह से ज्योग्राफिकल भी डाइवर्सिटी हमने देखा था। तो ये डाइवर्सिटी बेसिकली वहां पर किस होना तो नहीं चाहिए था डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन का एक फॉर्म के रूप में आ गया। इसके बाद हम अगर देखें कि जो हमारा जो कोर इस टॉपिक को हम लेकर चल रहे थे कि जो हमारा की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किस तरह से क्या क्या ऐसे इम्पैक्टिंग फैक्टर्स हैं जो कि गवर्नमेंट को, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक तरह से छूते हैं या उस पर एक दबाव के रूप में रहते हैं। तो लेट्स सी, आप अगर इसको देखें तो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर इसको हम समझें तो हमने क्या अपनाया? हमने अपनाया है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। दैट इज, हमारा जो डेमोक्रेसी है वो है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। हमने ये पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी क्या है? पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है कि सारे जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसके बेसिस पे आर्टिकल 326 आप देखें, इसके बेसिस पे हमने क्या किया? हमने पूरे एक तरह से सार्वभौम वेस्ट मताधिकार दिया, और जनता को, चूंकि हमारा इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें कि जनता अपने प्रतिनिधित्व को, अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करती है? थ्रू इलेक्शन ये इलेक्ट करती, और इलेक्शन के जब वो इलेक्ट होते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव, उनको कहाँ? हाउस में। कहाँ भेजती है? हाउस में। कहाँ पर? लोकसभा और स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अगर आप देखें, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली किस लिए भेज रही है? ताकि जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं उनके पीपल्स इश्यूज टू बी एड्रेस्ड। ये एड्रेस कैसे कर रहे हैं? एड्रेस यहाँ पर क्या करते हैं? लॉज बनाया जाता है, लॉज बनाते हैं, रूल्स बनते हैं। यहाँ पर रूल्स जो आप देखेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनरी, जो मशीनरीज काम करती है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज भी होते हैं। जो आप लॉज बनाते हैं, उसके साथ साथ एंसिलियरी रूल्स भी होते हैं, जो इवन एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी है, जिसमें सेक्रेटरी लेवल के, वो उनके लॉ रूल उसी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दैट लॉ रूल्स भी बनाए जाते हैं। तो रूल भी बनता है,
इवन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी स्टेट लेवल पर स्टेट और स्टेट के ही सब्स में अपने जनता के लिए वो लॉ बनाते हैं। तो क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी हमने यहाँ पर किया। और पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में हमने क्या दिया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू सार्वभौम जो सबको मताधिकार, जो भी अगर आप देखें तो इसमें शुरुआत में पहले क्या था कि एज था, वोटिंग एज वोटिंग एज क्या था 21 ईयर्स, लेकिन बाद में इसको 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 में लाके इसको 21 ईयर्स को क्या कर दिया गया, 18 ईयर्स। अब जो भी व्यक्ति जो भी 18 ईयर्स के हो गए हैं उनको मतदान करने का अधिकार है, वो पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी वजह से हमारा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, हम खुद पार्टिसिपेट करते हैं पूरे इस इलेक्शन प्रोसेस में, इलेक्शन के महाकुंभ में। हम लगातार इलेक्शन के इसमें जाकर वोट देते हैं, अपने इंटरेस्ट से, अपने मुद्दों को लेते हुए इन सब में जाके हम क्या करते हैं, वोट देते हैं। साथ ही यहाँ पर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का एक और पॉइंट है कि जो अगर मान लेते हैं कोई मुद्दे जो जिस पूरे वोटर्स ने उस इलेक्टोरेट में जितने लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा, अगर वो उन जनता के मुद्दों को लेकर वहां पर कोई भी काम नहीं करते हैं, तो हमारे पास एक जो वोटर्स के पास ये अधिकार होता है कि आफ्टर 5 इयर्स जब नया दोबारा इलेक्शन होगा, उस समय इन नेताओं को जिनको उन्होंने पहले भेजा था और जिसने उनके मुद्दों को लोकसभा में या स्टेट लेजिस्लेटिव में या किसी भी रूप में नहीं उठाया, तो उनको वहां से हटाया जा सकता है थ्रू वोट ही। तो हमारा क्या है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी किस तरह का होता है आपको पता ही होगा, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी इज ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, by the people and for the people। ये आपकी डेमोक्रेसी है। तो हर कुछ क्या कर रहा है, ये जनता जनार्दन ही करती है इन चीजों को। तो ये तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में इस तरह से थ्रू पार्टिसिपेशन से उनके पूरे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को आप इन्फ्लुएंस करते हैं लगातार। और कई तरीके, सिर्फ पार्टिसिपेशन के थ्रू नहीं, और भी कई तरीके हैं आपके अदर देन पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपके पास और भी तरीके हैं जिससे कि आप गवर्नमेंट को अपने बातों को मनवा सकते हैं। अदर फॉर्म्स क्या है इसमें, अदर टाइप्स क्या है, आप देखिए, ये है आपके प्रोटेस्ट, धरना, प्रोटेस्ट हो गए, धरना हो गया। इसके साथ ही आप क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, धरना करते हैं, और आप प्रोटेस्ट धरना हो गया आपका, और इसके साथ ही कई तरीके के रैलीज, सिग्नेचर कैंपेन, ये सारे चीज चलाते हैं आप, ताकि आपकी बातों को सरकार तक पहुंचाया जा सके और सरकार इन बातों को समझे। और आप अब तो अगर एक अदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर फॉर्म आप देखेंगे तो ये है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या है? इस प्लेटफॉर्म से क्या होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये क्या करती है, आप मान लेते हैं कि कोई भी जो भी इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह रहा है, वहाँ पर क्या होता है, कई लोग अपने वॉइस को थ्रू इलेक्शन नहीं जाते हैं, वो वोटिंग करने नहीं जाते। लेकिन फिर भी इस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मेजॉरिटी जहाँ रूल करती है, उन्होंने वोट नहीं दिया, फिर भी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो भी बनेंगे वो इम्प्लीमेंट होंगे, सबको एक समान ट्रीट किया जाएगा, जो दे वोट करे या ना करे। लेकिन अब क्या होता है कि सोशल जो मीडिया है, आपने क्या किया कि पार्टिसिपेट नहीं किया इस वोटिंग प्रोसेस में, लेकिन फिर भी या पार्टिसिपेट किया है। आप चाहते थे कि कोई एक पर्टिकुलर ए नाम की सरकार आप चाहते थे और वो सरकार आ गई, लेकिन उसके बाद भी उसने जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स रहे उनके, कई पॉलिसीज मान लेते हैं फाइनेंशियल पॉलिसीज हो गया, या मान लेते हैं डिफेंस रिलेटेड पॉलिसीज हो गया, या कोई और इन्वायरमेंटल रिलेटेड, आप उन कि उस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम से सहमत नहीं है, तो आप अपने वॉइस को रेज करने के लिए सोशल मीडिया जो है उसका इस्तेमाल करते हुए वहाँ अपने इश्यूज को रेज करते हैं थ्रू कई डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ट्विटर हो गया, चाहे आप कोई और भी जो तरीके हैं उसको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कोई भी तरीके से आप उन तक पहुंचाते हैं। तो क्या हो रहा है, एक प्रेशर के रूप में आप वहां पर क्या कर रहे हैं कि अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। इवन आपने क्या किया, पार्टिसिपेशन आपने देखा था। दोबारा ये दूसरा तरीका है, अदर टाइप्स है, जिसमें इसके अलावा आपके पास क्या है कि आप क्या करते हैं, वेरियस न्यूज आर्टिकल्स लिखे जाते हैं आपके इश्यूज को ध्यान में रखते हुए। टीवी डिबेट्स हैं, डिबेट्स आपके मुद्दों को उठाए जाते हैं वहां पर। जो भी प्रेसिंग इश्यूज है, मान लेते हैं पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो उस पर लगातार डिस्कशन होते रहता है। फार्मर्स के प्रोटेस्ट हैं, उसमें भी डिस्कशन होता है। अगर कहीं नेचुरल कैलामिटीज आई है तो सरकार क्या काम कर रही है, उसके लिए भी वहां पर क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है। एनडीआरएफ टीम काम करती है नहीं करती है, इलेक्शंस हो रहा है तो कहाँ पर आगजनी हो रही है नहीं हो रही है, बैलेट बॉक्स लूटा जा रहा है। ये सारे जो चीजें हैं वो सारे डिबेट के रूप में आप आते हैं। और प्रोटेस्ट करने का तरीका आपका, ये सारा प्रोटेस्ट करने का तरीका है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपने जो विदिन द जो डेमोक्रेटिक जो नेचर है उसके अंदर में उसको काम करने के लिए प्रेशराइज करना या तरीके। इसके साथ आपके पास और तरीके हैं, जैसे आप प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये ग्रुप भी सरकार पर दबाव डालती है ताकि पॉलिसीज एंड जो भी बिल्स और एक्ट्स आए उस तरह के आए कि वो जनता को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएं। तो इस तरह की चीजें हैं। फिर लेटर टू द एडिटर, बहुत सारे जो लेटर टू द एडिटर्स, लेटर टू द एडिटर्स अगर देखें तो लेटर टू द एडिटर्स में जो पूरे ये एक तरह से कोई भी न्यूज़पेपर का जो मुखपत्र, जिससे कि जो पेपर अपने पूरे जो उनकी आइडियोलॉजी, उन चीज़ों को उसका लेटर टू द एडिटर में आपके इश्यूज, फिर एडिटोरियल्स के द्वारा भी सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों को पहुंचाया जाता है। तो ये आपके तरीके हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, पार्टिसिपेशन के अलावा जो पार्टिसिपेशन से आप वोटिंग तरीके से आप इलेक्शन में जाके अपने सरकार को चुनते हैं, अगर सरकार काम नहीं करती है तो वोट के बाद आप क्या करते हैं, 5 साल के बाद उनको बदल देते हैं। उसके अलावा और भी तरीके हैं जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपने जो टर्म्स एंड पॉलिसीज जो रहे थे उसके अंदर उनको समेटने के लिए ये तरीके हैं आप वहां पर लेकर आते हैं। News. Many ways through which people express their views and make government understand what action they should take. अब अगर इसी में कुछ क्लिप्स हम देख लें, लेट्स सी। हाँ, कुछ क्लिप्स देख लें जो कि हमने लिए हैं। देखिए, आपको लेटर टू द एडिटर, हम कह रहे थे कि लेटर टू द एडिटर, अब ये एक लेटर टू द एडिटर है जो कि आपके एनसीईआरटी में भी क्लास 6 में है। इसमें क्या दिखाया है कि कोई भी इश्यूज को लेटर टू द एडिटर
ये दिया जाता है। अब इसने लिखा है पोस्टर्स ऑन वॉल, ये सारे पोस्टर्स लगाए जाते हैं वॉल पे ताकि लोगों को ये सरकार को बताया जाए। टेक एक्शन, इट इज इसमें टेक एक्शन में क्या दिया है? इट इज वरीइंग टू नो दैट द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया इज फॉलिंग, tigers are being hunted and killed by poachers for their skin. The government has not taken the issue of poaching seriously enough. It must take action immediately, arrest the poachers, implement the laws protecting the tiger. इसका मतलब टाइगर की पॉपुलेशन, टाइगर के लिए जो एक तरह से पोचर्स लोग इसमें उनको उन टाइगर्स की संख्या को कम हो रहा है, तो उन संख्या के लिए भी, उस टाइगर के लिए भी इश्यूज को रेज कर रहे हैं लेटर टू द एडिटर, ताकि ये जो जनता की आवाज जो है कहां तक जा पाए, वो सरकार के पास जा पाए। गवर्नमेंट मस्ट गिव, अब एक और देखें, गवर्नमेंट मस्ट गिव कंपनसेशन टू फ्लड विक्टिम्स। फ्लड विक्टिम्स है, अगर अभी जो हाल फिलहाल में अगर देखें तो जिस तरह से जैसे गुजरात में अभी साइक्लोन आया, उस अभी हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ की स्थिति बनी है कमोबेश पूरे इस जो टोरेंशियल रेनफॉल की वजह से, तो इन इश्यूज को इनसे जुड़े कि फसल बर्बाद हो गया या तो लोग मरे, तो उनके फिक्र के लिए लेटर टू एडिटर्स भी जाता है। एक तरीके से ये अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट ही है जो कि आपके आवाज को इसके जरिए, लेटर टू द एडिटर्स के जरिए पहुंचाया जा रहा है। आगे इसके साथ अब देखें ये फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में कि अदर वेज ऑफ प्रोटेस्टिंग। अब क्या है, ये एक तरह से क्या है कि अदर वेज ऑफ प्रोटेस्ट के साथ साथ किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वेज ऑफ, ये एक तरह से आप मान लें कि वेज ऑफ पार्टिसिपेशन है। एक तरह से डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करते हैं और ये भी है कि आप अदर फॉर्म्स और वेज ऑफ पार्टिसिपेशन, इस तरीके से भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एज अ प्रेशर ग्रुप बनकर भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने इन जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। और थ्रू रैलीज, अब यहाँ पर एक जो पिक्चर दिख रहा है जिसमें कि महिलाएं जो है किसी रैलीज में शामिल हैं और ये प्रोटेस्ट कर रही हैं किसी मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है। वुमेन राइट हो गया, तो कई सारे दलित आदिवासी महिलाएं सोशल इश्यूज को लेकर प्रोटेस्ट वहां पर चलता है। ये सारे तरीके क्या हैं, ये है अदर वेज ऑफ फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन। इस तरीके से भी जनता जो है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करती है, अपने इश्यूज को, अपने मुद्दों को सरकार तक लेकर जाती है ताकि सरकार उन चीज़ों को समझे और उन पर माकूल जो है एक्ट बना सके, लॉज बना सके। इन सब चीज़ों पर चर्चा होती है। इवन अभी ज्वलन देखें, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, तो 22nd लॉ कमीशन ने क्या किया है, सारे जो पूरे उसने ये बोला है कि आप अपने सजेशंस को भेजिए और उन सजेशंस पर एक एनालिटिकल व्यू से फिर उन सजेशंस को ध्यान में रखते हुए वो लॉज बनाए जाएंगे। तो ये क्या तरीका है जो आप अपने जो सजेशंस भेज रहे हैं, these are all the form of and other ways of participating into Indian democratic form of democracy, Indian democratic form of government या डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का एक तरीका है आपका। ठीक है, इसी तरह से अगर ये देखें कि अभी जो फार्मर्स प्रोटेस्ट जो फार्मर का प्रोटेस्ट हुआ था, जो लंबा समय तक चला था, फाइनली सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ा और लंबे समय के बाद ये फार्मर्स प्रोटेस्ट को खत्म किया गया। डिमांड क्या था इनका? डिमांड था कि एमएसपी पे काम किया जाए और एमएसपी के साथ साथ जो डिमांड ये था कि एमएसपी और भी इसके लिए पॉलिसीज बने, वो इनको फार्मर्स को ध्यान में रख के एमएस स्वामीनाथन कमेटी, एमएस स्वामीनाथन कमेटी, इसकी सिफारिशें थी, इसको एक तरह से दबाव बनाकर बनाया जा रहा था, किसी तरह से इनकी सिफारिशों को मान ली जाए और सरकार जो है
इनके लिए, फार्मर्स के लिए सब्सिडी और इन कई रियायतों को लेकर आए। तो आपने देखा ये फार्मर्स प्रोटेस्ट किस तरीके से आप अपने व्यूज को, अपने ओपिनियंस को अपने थ्रू क्या कर रहे हैं, ग्रुप बनाते हैं एज अ प्रेशर ग्रुप। फार्मर जो एक कलेक्ट हुए एज अ प्रेशर ग्रुप कलेक्ट हुए और ये जाके एक प्रेशर के थ्रू सरकार को अपने मुद्दों को वहां तक लेकर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाती है। तो दीज आर द अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इनटू द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये इसके अलावा अगर हम देखें, इसके अलावा अब अगर देखें कि अब कोई नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट की समाज में, अगर आप देखें कि नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है कि इंडियन अगर सोसाइटी को देखें, इंडियन सोसाइटी, अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो डाइवर्सिटी जो हमने डिस्कशन किया था और डिस्क्रिमिनेशन, उसमें से हम इंडियन सोसाइटी को बांटते हैं किस किस तरीके से बांटते हैं, रिलीजन बेसिस पे, धर्म के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। हम इसको बांट रहे हैं लैंग्वेज के आधार पे, हम रीजन के आधार पे, और हम इसको कल्चर, एक ब्रॉडर जो डिवीजन है हम ये लेते हैं, ब्रॉडर डिवीजन। और अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो इंडियन सोसाइटी जो है इस रिलीजन के आधार पर क्या हुआ है कि बटे हुए हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसा बना हुआ है, जब आपको याद, अगर हिस्ट्री अगर देखेंगे तो टू रिफॉर्म 1909 में जो डिवाइड एंड रूल था ब्रिटिशर्स का ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जो कि वो चाहते थे कि मुस्लिम्स को एज ए कॉन्ट्रपॉइज और एक दीवार के रूप में खड़ा कर दिया जाए, नेशनलिस्टिक जो टेंडेंसी ग्रो कर रही थी उनको किस तरह से कर्टेल किया जाए ताकि वो अपने शासन को बचा सके इस देश में। उन्होंने उस जहर को तभी बोया रिलीजन को। आज भी हम देखते हैं रिलीजन के बेसिस पे कई, ये एक तरह से क्या होना चाहिए था कि डाइवर्सिटी एक होना चाहिए था कि किसी भी सोसाइटी के लिए एक बहुत ही खुशनुमा चीज की डाइवर्सिटी है, वो उसको अप्रिशिएट करते, उसको ग्लोरीफाई करते। लेकिन अब ये डाइवर्सिटी जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ये क्या हो गया कि डिफरेंट इंटरेस्ट के रूप में देखा जाने लगा। डिफरेंट इंटरेस्ट इनका, और मुस्लिम और हिंदू, मुस्लिम हिंदू अगर देखें एग्जाम्पल के तौर पे, तो इन दोनों के इंटरेस्ट इस तरह से होते हैं कि एंटागोनिस्टिक होते हैं। एंटागोनिस्टिक मतलब दोनों के इंटरेस्ट अलग अलग हैं और एक दूसरे को इस तरह से एक नीचा दिखाने का और किसी तरीके से उनके एडवांटेजेस को खत्म करके सिर्फ अपने एडवांटेजेस को ऊपर किया जाए, इन तरह के तत्व अराइज करते हैं, जिसके वजह से एक डिविसिव टेंडेंसीज सोसाइटी में, डिविसिव टेंडेंसीज का कहने का मतलब क्या हुआ, इस जो डिफरेंसेस के वजह से, ये जो जितने सारे डिफरेंसेस के वजह से क्या हो रहे हैं सोसाइटी में, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जो कम रिसोर्सेस है उस कम रिसोर्स में किस तरह से अपनी कम्युनिटी को ज्यादा से ज्यादा उस रिसोर्स में शेयर दिया जाए, दूसरे को कम कर दिया जाए, दूसरे को किस तरह से इंफीरियर दिया करार दिया जाए। तो इनको, इसके वजह से क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और ये कॉन्फ्लिक्ट आप देखते हैं कॉम्युनल वायलेंस के रूप में, कॉम्युनल वायलेंस के रूप में आप देखते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें राइट्स के रूप में देखते हैं, लगातार जो है देश में राइट्स और कॉम्युनल वायलेंसेस की संख्या बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरे के विरोध के रूप में दोनों खड़े होते हैं। कोई और भी कम्युनिटी आप देख ले, हिंदू क्रिश्चियन, अभी कन्वर्जन, जो रिलीजियस कन्वर्जन की बात हो रही है, इसकी वजह से भी एनिमोसिटीज डेवलप होती है। तो सोसाइटी में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट किस लिए हो रहा है कि इतनी डाइवर्सिटी है और ये डाइवर्सिटी को एक तरह से हमने एक्सेप्ट नहीं किया कि ये डाइवर्सिटी हमारे लिए एक हार्मोनियस चीज है, बल्कि हमने क्या किया, एक इसको एक तरह से मान लिया कि एंटागोनिस्टिक इन नेचर है और जिसके वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। और कॉन्फ्लिक्ट किस तरह में आप
eventually turn up into communal violence and riots के रूप में आप उसको देकर, इसी वजह से इसको बचाने के लिए कि इनको, अगर आप देखिए कि एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, एक एग्जांपल अगर देखें रिलीजियस जो एनिमोसिटी को, इस कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का मैकेनिज्म, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व, ये कौन करेगा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व? ये गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करती है। कैसे रिजॉल्व करती है कॉन्फ्लिक्ट? गवर्नमेंट ने सर्टेन रूल्स एंड लॉज ये लेट डाउन किए हुए हैं, जिसके बेसिस पे इवन गवर्नमेंट को भी उस रूल ऑफ लॉ को मानना पड़ता है, और जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी इस रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना पड़ता है, उसके अनुसार अपने कंडक्ट को मैनेज करना पड़ता है। आपको मैंने बताया था ऑस्टिन ने कहा था कि जो भी सोवरेन चाहे वो किंग हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट है, चाहे वो जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, दे ऑल आर सोवरेन। जो भी सोवरेन होंगे वो जो लॉज बनाते हैं गवर्नमेंट के रूप में, वो लॉज बनाते हैं, और अगर ये कोई लॉ को फॉलो नहीं करता है, रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो उसको क्या होता है, उस पर सैंक्शन लगाया जाता है। और सैंक्शन किस तरह के हो सकते हैं? पेनाल्टी के रूप में, इम्प्रिजनमेंट के रूप में, क्योंकि लॉ के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ये लॉ है। अगर सोसाइटी है तो सोसाइटी क्या करती है? सोसाइटी ऑस्ट्रासाइज्ड करती है, लेकिन ऑस्ट्रासाइज से अगर किसी को इतनी बड़ी, अगर जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, सिर्फ ऑस्ट्रासाइज से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर अगर रूल ऑफ लॉ को कोई तोड़ता है तो उसके लिए अलग से प्रोसीजरल लॉज भी है, जिसके अंतर्गत कई जो इन्फोर्समेंट विंग्स है जो काम करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे किया जाता है? कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का सबसे पहले किनको ये राइट्स है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ड्यूटी है? ये गवर्नमेंट की गवर्नमेंट राइट्स एंड ड्यूटीज किसका है? राइट्स एंड ड्यूटीज गवर्नमेंट की है। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना वो तरीका क्या है? वो रूल्स एंड लॉज जो बना हुआ है उसको क्या लेट डाउन किया हुआ है, उस लॉज को, रूल्स को हर एक जो इंडियन सब्जेक्ट्स को हैं उनको मानना पड़ेगा। इवन गवर्नमेंट आर बाउंड टू फॉलो दैट रूल, और उसी के अनुसार चलते। अगर ऑस्टिन के टर्म में देखें तो अगर सोवरेन जो भी रूल बनाता है, लॉज बनाता है, उस लॉज को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं सैंक्शन होगा। सैंक्शन कई तरीके से हो सकते हैं, पेनाल्टी हो सकता है या इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और भी कई तरीके हो सकते हैं इसके। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का तरीका ये है। और अगर एक एग्जांपल देखें हम तो, या अगर आप रिलीजियस प्रोसेशन में हम देखते हैं एक रामनवमी यात्रा, और इसी समय तजिया भी निकलता है, तजिया। तो इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए करते क्या है आप? तो पुलिस से परमिशन लेना पड़ता है। इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं जो इन्वॉल्व हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उनसे आपको इजाजत लेना पड़ता है कि हमें पर्टिकुलर टाइम और डे, इस समय में इस रूट के थ्रू हम प्रोसेशन निकाल रहे हैं। और प्रोसेशन जो है वो कभी भी इंडिया में, अगर फंडामेंटल राइट्स आपको प्रोवाइडेड है, आपको पता है वी हैव द फंडामेंटल राइट्स, लेकिन कोई भी फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार वो एब्सोल्यूट इन नेचर नहीं होता है। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस जिसको कि आपको फॉलो करते हुए ही अपने अधिकार को आप इन्फोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास रामनवमी या तजिया या कोई और तरीके से जब आप यात्रा निकालते हैं, चाहे अभी अगर देखें जो ये कांवर लेके चलते हैं, तो ये सारे इनके रूट डिसाइडेड होते हैं, पर्टिकुलर रूट से जाना है, और इस रूट के दौरान में कोई कॉमनल टेंशन ना हो जाए या राइट्स ना हो जाए, इसके लिए पुलिस भी चाक चौबंद व्यवस्था करती है। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के कई तरीके आप यहाँ देख रहे हैं, और विद इन द काउंटर्स ऑफ द
इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेट डाउन जो प्रोसेस है, लॉज है, उसके अंदर में आपको इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करती है। कौन रिजॉल्व करती है? सरकार रिजॉल्व करती है। उसके लिए उसके पास इन्फोर्समेंट मशीनरी है। इसको अगर मान लेते हैं कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है कम्युनल वायलेंस, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, दो अगर कम्युनिटी जैसे रामनवमी और इसमें अगर कोई क्लैश होता है, तो जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं उन पे सेक्शन 153 ए अगर आप देखें आईपीसी के एक सेक्शन है, वो सेक्शन 153 ए इन द इंडियन पिनल कोड, उसमें क्या कहा गया है आप ये देखें, होपफुली आपको दिख रहा होगा। तो यहां पर ये बोला गया कि पनिशमेंट, अगर कोई भी व्यक्ति नोइंगली कैरिंग आर्म्स इन एनी प्रोसेशन और ऑर्गेनाइजिंग और होल्डिंग और टेकिंग पार्ट इन किसमें, एनी मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे प्रोसेशन में आपके पास अधिकार है कि आप जो है कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, प्रोसेशन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी तरीके में किसी भी रूप में अगर आर्म्स के द्वारा आप ऑर्गेनाइज करते हैं किसी भी चीज को और दूसरे कम्युनिटी के फीलिंग को हर्ट करते हैं, तो सेक्शन 153 ए विल कम इन द रिकॉर्ड्स, जो भी एग्रीड पार्टी है। और अब क्या होगा, पिनल जो आईपीसी के सेक्शंस लगेंगे और उसके साथ साथ क्या हो जाता है, वहां पर आपको दंडात्मक कार्रवाई आपके ऊपर की जाती है। ये क्या मैकेनिज्म है, ये एक तरीके से आपको एक तरह से पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन आपके पास क्या है, विद इन द रेस्ट्रिक्शंस पार्टिसिपेट करना है, किसी भी कम्युनिटी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है। तो बेसिकली क्या कहने का है कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करना है, इसके लिए सरकार इसने अपने स्तर पर उन्होंने कानून बना रखे हैं, उन कानून को फॉलो करते ही आप अपने जो राइट्स को क्या कर सकते हैं, राइट्स को आप परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू, हाँ, अब अगर देखें कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के, और ये है कावेरी वाटर डिस्प्यूट का। एक अगर देखें तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट, आपको इसके बारे में जानकारी होगी, वैसे आपको बता दूं, कावेरी रिवर पे जो इसके एक जो वाटर डिस्प्यूट जो है, ये एक ट्रिब्यूनल में पहुंचाया गया। और इसमें क्या था, जो कावेरी रिवर है, जो फ्लोइंग रिवर, वो एक कैचमेंट एरिया के थ्रू, कितने कैचमेंट एरिया है उसके, कर्नाटका से वो गुजरती है, और कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पौंडीचेरी, और फाइनली बे ऑफ बंगाल में जाके वहां फाइनली एक तरह से अपने को खाली करती है, वो बे ऑफ बंगाल चली जाती है। इस तरह के इसके रूट्स हैं। तो कावेरी वाटर के लिए इंटर स्टेट जो इसके पूरे बेसिन्स हैं, इसमें एक विवाद खड़ा हुआ, और रिवर के लिए बंटवारा की नदी जो ये नदी है कावेरी रिवर, उसके जल को कौन कितने मात्रा में लेंगे, क्यों, क्योंकि इसका जो एक तरह से डाउनवर्ड जो है वो तमिलनाडु था, और अपवर्ड जो है पॉइंट वो कर्नाटका था, जहां से पानी वहां डिस्पर्स होता, नीचे तक जाता। लेकिन समस्या ये था कि जो कर्नाटका है, कर्नाटका में जो कृष्णा सागर डैम, उसको इसी के थ्रू पानी वहां पर और उसमें कृष्णा सागर डैम को मिलता है, जिससे कि बेंगलोर के जो इश्यूज, बेंगलोर के वाटर प्रॉब्लम्स हैं, उनको उससे एड्रेस किया जाता है। इवन कर्नाटका में जो फार्मर्स हैं, उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह से तमिलनाडु, केरला, इनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट मायने था। इसके ऊपर में इंटर जो स्टेट है, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, और कॉन्फ्लिक्ट को कौन रिजॉल्व करता है, तो ये रिजॉल्व करने का जो पावर है यूनियन गवर्नमेंट के पास, और यूनियन गवर्नमेंट ने इसके लिए इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना रखा था। वो आर्टिकल 262 के अंतर्गत, आर्टिकल 262 आप देखें, आर्टिकल 262 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी जो डिस्प्यूट इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स के लिए आर्टिकल 262 क्या कहता है, ये देखें आप। ये कहता है कि पार्लियामेंट may by law provide for the adjudication of any dispute और कॉम्प्लेन। ये देखिए कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किस तरह से सरकार अपने लेवल पर कर रही है।
कई स्टेट्स जो है पानी की वजह से नदी जो ट्रैवर्स कर रही है उसके रिलेटेड, उसके जो पानी को लेकर एक डिबेट है, उसको जो आर्टिकल 262 लेट डाउन किया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को एड्रेस करने के लिए बनाया गया है, और इसके लिए इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो बनाया गया। और आर्टिकल 262 कहता है पार्लियामेंट मे बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू क्या, द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल ऑफ द वाटर्स ऑफ और इन एनी इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली। कोई भी 2-3 स्टेट्स के अंदर से जो गुजर रहा है रिवर वैली के साथ, अगर कोई एडजुडिकेशन होता है तो वो ये कौन करेगा, एडजुडिकेट करेगा इंटर स्टेट रिवर वाटर जो डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। और उसके इस जो भी व्यवस्था को इवन सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट शैल एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सच डिस्प्यूट और कंप्लेंट एज इज रेफर्ड टू इन क्लॉज 1। अगर कोई भी डिस्प्यूट रिलेटेड टू इंटर स्टेट वाटर है, रिवर डिस्प्यूट अगर है, इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट, उसके डिस्बर्समेंट के लिए कितने किसको कितना क्यूसेक्स पानी मिले, तो इसके लिए एक एडजुडिकेटिंग जो बॉडीज है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, वो भी जो भी ऑर्डर पास करेगी इवन उसको अपील में सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता है। और इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे हैं हम। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की सरकार के पास, उनके पास क्षमता है और वो इन चीजों को रिजॉल्व करेंगे विद इन द पैरामीटर्स एंड द कॉन्टूर्स ऑफ द लॉज एंड रूल्स जो भी बनाए गए हैं। तो ये एक तरीका था, आपने देखा। इसके बाद फाइनली जो हम इसके लास्ट जो पॉइंट में आते हैं कि क्या इक्वालिटी एंड जस्टिस के बारे में, कि जो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने जो अपनाया, तो उसका की आइडियाज ऑफ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। देखिए इसके की आइडियाज को अगर देखें, हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के गवर्नेंस जो हमने लिया डेमोक्रेटिक मॉडल, उसमें देखें इक्वालिटी, वन ऑफ द की आइडियाज ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इज कमिटमेंट टू, क्या है, कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। की आइडिया है कि इसका कमिटमेंट टू द इक्वालिटी एंड जस्टिस, इनका इस बात के मायने ये हैं कि अगर जस्टिस है तो इक्वालिटी भी होगी। बोथ टर्म्स आर सिनोनिमस टू ईच अदर। दोनों, आप जो अगर इक्वालिटी अगर नहीं है तो जस्टिस भी नहीं है, और जस्टिस अगर है तो इक्वालिटी होगी, इनइक्वालिटी वहां पर नहीं होगी। इसी आइडिया पे हमारे जो पूरी जो कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, और हमने इसको प्रियम्बल में देखा कि किस तरह से जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, और किस तरह से इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस की हमने बात की। और इसको एज ए सार एक जो आप देखें इसकी विचारधारा में, वैल्यूज में इसको जोड़ा गया और प्रियम्बल में इसको लेट डाउन किया गया। इसी बात को यहाँ दर्शाता है ये। और इसके साथ आप देखें इक्वालिटी में यहाँ पर क्या है कि द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, जो आप देखेंगे कि इक्वालिटी को अचीव करने के लिए जो हमने डाइवर्सिटी पढ़ा था, आपको याद अगर हो तो हमने डाइवर्सिटी में बोला था कि इस डाइवर्सिटी के वजह से उसमें सबसे बड़ा इनइक्वालिटी के पॉइंट क्या थे। तो अगर आपको याद हो तो इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी थी कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी, कास्ट बेस्ड, और कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी के बेसिस पे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती थी। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस किए जाते थे। फाइनली हमने क्या किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इसको खत्म करने के लिए क्या लेके आया, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है, जो फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया, आर्टिकल 14 to 18 तक, जो कि राइट टू इक्वालिटी के बारे में डिस्कशन करता है, उसमें आर्टिकल 17 है किसी भी रूप में अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है। अगर ये पाया जाता है, इवन ये एक नेगेटिवली वर्डेड है
कि सरकार भी नहीं कर सकती है, साथ ही कोई इंडिविजुअल भी इस तरह लेवल पे काम नहीं कर सकता है। इसी प्रोविजन के ध्यान में रखते हुए जो टेम्पल एंट्री ये भी पॉसिबल हो पाया, जो पहले जो था कि इस इनइक्वालिटी के वजह से, अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने की वजह से, कि कुएं के कोई भी फॉरवर्ड कास्ट या अपर कास्ट के कुएं से कोई पानी नहीं ले सकता था, उस गांव में नहीं जा सकता था अगर कोई भी निम्न कास्ट के लोग हैं। तो इन चीज़ों को भी दूर करने की कोशिश क्या की गई, अनटचेबिलिटी को एज एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया आर्टिकल 17 के द्वारा। और इससे क्या अचीव करने की कोशिश की गई, एक तरह से इनइक्वालिटी को तो भी खत्म करेंगे ही, साथ साथ में जस्टिस जो हम कहना चाह रहे हैं, अगर जस्टिस को अगर हम देखें तो जस्टिस के बारे में जो हम लोग बात करना चाह रहे हैं, जस्टिस किस तरह की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की जो बात कर रहे हैं, उन जस्टिस को कैसे अचीव करेंगे। और उन जस्टिस को अचीव करने के लिए हमने क्या किया, अब अगर एक स्लाइड लेते हैं कि अनटचेबिलिटी, टचेबिलिटी, इसको हमने क्या किया, आर्टिकल 17 के द्वारा एक ऑफेंस बना दिया, और हम राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी के लिए क्या है, अगर हम राइट टू इक्वालिटी को अचीव करने के लिए जो 14 से आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है, हमको अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस जो सोशल एविल्स को दूर करना है, जिससे क्या होगा कि अब जो भी लोग इसमें शामिल हैं लोअर कास्ट, उनको मौका मिलेगा स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इसके लिए हमने क्या किया, अगर देखेंगे गौर से, स्टेटस के लिए हमने आर्टिकल 18 जो जो जितने सारे टाइटल्स थे उस टाइटल्स को हमने एबॉलिश किया, एबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल, हमने सारे टाइटल को एबॉलिश किया। ऑफ टाइटल्स, ठीक है, टाइटल, साथ में अपॉर्चुनिटी के लिए हमने ये सारे चीज किस वजह से किए जा रहे हैं, हमें क्या लाना है, हमें लाना है जस्टिस और इक्वालिटी, इक्वालिटी, और ये दोनों चीज क्या है, बोथ आर सिनोनिमस टू ईच अदर, टू ईच अदर। और एक तरह से अगर जस्टिस रहेगा तो इक्वालिटी भी है, ये दोनों चीज को टर्म है, अगर जस्टिस रहे तो इक्वालिटी, और अगर इक्वालिटी नहीं है तो जस्टिस नहीं होगा। और जस्टिस को अचीव करने के लिए हम सोशल एविल्स को दूर करेंगे, और उसकी वजह से क्या करेंगे, अब जो इसको हमने आर्टिकल 17 से दूर किया, इसको और एक तरह से पॉजिटिविटी लाने के लिए और बेहतर करने के लिए हम क्या कर, इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और इक्वालिटी कैसे अचीव करेंगे, हम इक्वालिटी, अगर हमने उसको स्टेटस दिया है और अपॉर्चुनिटी दी है, जो हमें जो एज अ फॉरवर्ड कास्ट है या जो ऐसे प्रबुद्ध अपॉर्चुनिटी मिला है, और उसी हमने इस अपॉर्चुनिटी के लिए क्या किया, एक अगर आपको अपॉर्चुनिटी के लिए हमने क्या किया, to give equality, हम इक्वालिटी को अचीव करने के लिए स्टेटस की इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी, और इसके लिए क्या कर रहे हैं हम, अपॉर्चुनिटी के लिए आर्टिकल 16 पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो भी SC ST और वीकर सेक्शंस हैं, वीकर सेक्शन, उसके लिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन लेके आए। हम क्या कर रहे हैं, थ्रू इक्वालिटी के जो ये डायमेंशंस हैं, इसको टच करते हुए हम कहाँ जा रहे हैं, हम फाइनली जो वीकर सेक्शंस हैं उनको क्या कर रहे हैं, रिजर्वेशन देके एक प्रॉपर उसको अपॉर्चुनिटी मिल पाए, सिर्फ कहने भर का नहीं कि अपॉर्चुनिटी दिया, उसके लिए हमने फंडामेंटल राइट्स में उन सारे चीजों को शामिल किया जिससे कि उनको मौका मिल पाए
मुंह जबानी बात या सिर्फ किताबों में रह ना जाए, बल्कि मौका मिले और वो आगे बढ़ पाए, इसको ध्यान में क्या किया, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन थियरी लेके आए। प्रोटेक्ट डिस्क्रिमिनेशन, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब कि हम एक मान लेते हैं कि एक तीन तरह के लोग हैं, एक है जो कि फॉरवर्ड कास्ट, और जिनको कि अगर इस तरह से लें, फॉरवर्ड कास्ट का मतलब जिनको मौका मिला है, जो कभी भी सोसाइटी में ऑस्ट्रेसाइज नहीं हुए हैं, उनको एक पूरा डेवलपमेंट का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का उनको मौका मिला है। लेकिन वहीं पर एक जो हम वुमन देखते हैं, वुमन, और एक वुमन के साथ अगर हम वीकर सेक्शन में एक फिजिकली चैलेंज को ले लें, वीकर सेक्शन, और इसमें हम फिजिकली चैलेंज को लेते हैं, फिजिकली चैलेंज्ड, और थर्ड में हम लेते हैं जो एससी और एसटी, जो कि हमेशा से एक तरह से हाशिए पर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारा एट्रोसिटीज हुआ है। तो उनको किस तरह से, अगर मान लेते हैं ये पोस्ट क्रिएट किया गया, यहाँ पर कैसे भेजा जाए, क्या सबके लिए एक मानदंड हो? तो माना गया अगर सबके लिए एक ही मानदंड रहेगा तो सिर्फ इक्वालिटी मैच पेपर में रह जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी देने के लिए, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी देने के लिए क्या किया गया, रिजर्वेशन, दैट इज आपने क्या किया, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का एक कॉन्सेप्ट लेके आए, एज ए क्लास आपने उसको अलग किया और साथ में आपने उसको रिजर्वेशन दिया। अब ये सारे एक बराबर, अब इससे क्या हुआ, आपने सबको एक बराबर रिजर्वेशन के द्वारा, रिजर्वेशन का दिया, साथ ही साथ क्या किया, उनके जो क्वालिफाइंग मार्क्स को भी अकॉर्डिंगली एक तरह से आपने जो स्टैटिस्टिकल जो तरीके बनाए, उनसे उनको एक कमेंसुरेट वेटेज देने की कोशिश की, जिससे कि अब हर के लिए इस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आना आसान हो गया। और इसके द्वारा आपने क्या अचीव कर लिया, इसके द्वारा, इन सारे प्रोसेस को के द्वारा आपने इक्वालिटी अचीव करने की कोशिश की है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस बात को ध्यान दिया है। और इक्वालिटी और जस्टिस क्या हुआ, दोनों कोटर्मिनस या सिनोनिमस टू ईच अदर है। और इसी को ध्यान में अगर आप देखें तो हमारे प्रियम्बल्स को देखना जरूरी हो जाता है। लेट्स सी द प्रियम्बल। अगर हम प्रियम्बल को देखें, हम अपने प्रियम्बल को देखें, तो अगर आप यहां पर पाएंगे कि हमारे प्रियम्बल में सारे जो इक्वालिटी या जस्टिस, इन सब के कॉन्सेप्ट्स को हमने पहले इसमें रख दिए। उसी के अनुसार हमारे जो फंडामेंटल्स रहा है, ये सारा निचोड़ जो है पर आप देख सकते हैं। तो हम देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो प्रियम्बल है, ये जस्टिस के बारे में डिस्कशन करता है। जस्टिस किस तरह की, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और ये सोशल जस्टिस कैसे आप अचीव कर सकते हैं कि जो कास्ट सिस्टम, इसके जो एट्रोसिटीज, इसके जो एविल्स थे, इनको हमको दूर करना है। और उसको दूर करने के लिए किस तरह से आपने किया, सोशल में आपने प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन थ्योरी लेके आए। इसके साथ आर्टिकल 17 इंट्रोड्यूस किया आपने, आर्टिकल 18 इंट्रोड्यूस किया, टेम्पल एंट्री, ये सीट्स रिजर्व किए आपने, सीट्स रिजर्व किए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 16 आप देख लें, ये सारी चीज क्या कर रहे हैं आप। आर्टिकल 15 को भी देखें, आर्टिकल 15, किसी भी सूरत में ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, बर्थ प्लेस, इस तरह से आप कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे किसी के बीच में भी। तो ये बेसिकली क्या है, ये सारे आप जो कर रहे हैं एक तरह से जस्टिस, सोशल जस्टिस अचीव करने की बात कर रहे हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का एक ड्रीम रहा है, यही सपना रहा है, किस तरह से हम जस्टिस अचीव करेंगे। क्योंकि उनका मानना था कि जो हमारी डाइवर्सिटी है, वी आर अ डाइवर्स कंट्री, इसमें रिलीजियस डाइवर्सिटी,
कल्चरल डाइवर्सिटी, लैंग्वेज के बेसिस पे डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी, ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी, कई तरह की डाइवर्सिटी है। इन सारे डाइवर्सिटी को बचाते हुए है हम कैसे अपने इस सोसाइटी को एक करके और इक्वल प्लेटफॉर्म लेकर आगे बढ़ सकते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए इन सारी चीजों को लाया गया और इसी को इंट्रोड्यूस किया गया। कई वेरियस फॉर्म्स जो आर्टिकल्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स में, कई ऐसे चीज हैं जो इकोनॉमिक जस्टिस अचीव करने के लिए डायरेक्शंस दिए गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में भी दिए गए। जो ये इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं आप, उसमें अगर आप देखें कि पहले आर्टिकल 19 के अंदर क्या था, आपके पास राइट टू हैव अ प्रॉपर्टी, लेकिन उस प्रॉपर्टी राइट्स की वजह से जो जमींदारी व्यवस्था कायम रह रही थी उनको दूर करने के लिए 1951 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया और शेड्यूल 9 जनरेट किया गया। अगर आप लेटर ऑन आप देखेंगे, और इस तरह से इकोनॉमिक जो राइट जो आपको दिया गया था, जो राइट टू प्रॉपर्टी, उसको अब 300 ए, आर्टिकल 300 ए में अब महज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रह गया। लेकिन फिर भी इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं, हमारे समाज में हमें पॉलिटिकल जस्टिस तो मिल गया है, अभी जो सोशल जस्टिस मिलना, इकोनॉमिक जस्टिस मिलना, क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है, अभी भी बहुत काम किए जाने हैं। तो ये जस्टिस कितने तरह थे, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस किस तरह से अचीव किया गया, आपको याद होगा जब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात हम कर रहे थे उस समय आर्टिकल 326, और इसमें क्या किया गया, सबको 61st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आपने क्या किया 1989 में, जो एज 21 ईयर था वोटिंग राइट, वोटिंग एज, इसको आपने कहां तक कर दिया, 18 ईयर्स कर लिया। तो आप बेसिकली इससे क्या कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल जो जस्टिस अचीव करने की बात कर रहे हैं। जस्टिस 3 तरीके के हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये जो जस्टिस आपने अचीव इस तरह से किया। हम इक्वालिटी की बात हमने डिस्कशन किया कि हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे उनका बेसिक कमिटमेंट क्या था, कमिटमेंट था कि हमें जो जस्टिस और इक्वालिटी अचीव करना है। और इक्वालिटी अचीव करने के लिए क्या किया आपने, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात की। हमने आपको बताया अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने के लिए क्या किया आपने क्या किया कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनके कमेंसुरेट आपने उनको सीट्स एलोकेट कर दिए रिजर्वेशन के थ्रू में, ताकि जो भी एविल सोशल एविल्स हुए हैं उन चीज को रिड्रेस किया जाए। तो इक्वालिटी एंड जस्टिस बोथ आर सिनोनिमस टू ईच अदर। और इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पर्पस है कि समाज में सबको एक जगह मिले, प्रॉपर जगह मिले, सबको बढ़ने का, सबको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पोडियम मिले, और कहीं पर भी इनइक्वालिटी ना रहे, लेकिन अपनी डाइवर्सिटी को बचाते हुए ही हम ये काम कर सकते हैं। और इस तरीके से आप देखें प्रियम्बल्स में भी इन सारे चीजों को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। यहाँ अगर देख लेंगे, अगर आप चीजों को समझ गए, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट में किस तरह से हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और भी कई तरीके हैं जिसमें से हमने देखा स्ट्राइक, धरना, हड़ताल, उसके बाद लेटर टू द एडिटर्स भी आप देते हैं, न्यूज़पेपर, टीवी डिबेट्स जो हैं वो भी एज एक फॉर्म ऑफ क्या है, पार्टिसिपेशन इनटू द इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जो इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखने चाहिए। अगर ये देखें, एक पहला सेकेंड क्वेश्चन अगर हम लें, व्हाट आर द वेरियस सॉरी व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको अब तो क्लियर ही हो गया होगा कि क्या ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे, अगर एनालाइज करेंगे, तो पार्टिसिपेशन के आपके पास क्या क्या तरीके हैं, वेरियस इन वेज इन विच पीपल पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेशन के लिए क्या क्या आपके पास तरीके हैं, आप तरीके कर सकते हैं वोटिंग के द्वारा, बाय
वोटिंग, एक्सरसाइजिंग वोटिंग राइट्स, एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोटेस्ट लेटर टू द एडिटर, उसके साथ आप ये एक तरह से सोशल, अगर कोई कॉज में आप क्या कर सकते हैं, एक मास मूवमेंट लेकर आ सकते हैं। जैसे दलित के लिए, अगर दलित समाज के लिए अगर जानना हो, आपने देखा होगा प्रीवियस चैप्टर में बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितना इसके लिए संघर्ष किया, और इन दलित मूवमेंट्स के लिए बहुत काम किया उन्होंने। और कई हरिजन जैसे गांधी जी जैसे सरीखे लीडर्स ने भी इसमें काम किया, और लगातार अभी भी ये काम चल रहा है। मास मूवमेंट ट्राइबल्स के लिए जो मूवमेंट है, जो तरीके हैं सोशल कॉज के लिए, मास मूवमेंट, वहां पर वो क्या करते हैं, एक मास मूवमेंट करते हैं, जिससे कि क्या एक तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरह से हम पार्टिसिपेट करते हैं जो प्रोसेस में, उसके जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पॉलिसीज बनाने में किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारे तरीके हो गए। टीवी डिबेट्स, सिग्नेचर कैंपेन, ये सारे चीज जो क्या कर रहे हैं आप, पार्टिसिपेट करने का आपका प्रोसेस है। ठीक है, अब दूसरा देखें हम, why do you think we need the government to find solutions to many disputes or conflicts? आपको क्यों लगता है कि वी नीड द गवर्नमेंट, क्यों ऐसा लगता है कि हमें गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज को सॉल्व करने के लिए? तो आपको ये जब आपने इस पूरे डिस्कशन को देखा होगा, या आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंस क्यों इतना है। कोई भी समस्या जो इंडिया के लेवल के अगर कंट्री देख लेंगे, तो उसमें डाइवर्स प्रॉब्लम्स क्रिएटेड हैं। प्रॉब्लम्स कैसे प्रॉब्लम है, डाइवर्स प्रॉब्लम अगर देखें तो यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर, जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, सिक्योरिटी के लिए। इसके पास टेररिज्म की प्रॉब्लम है, टेररिज्म, नेचुरल कैलामिटीज, बाउंड्रीज, ये सारे आप क्या हैं, ये डाइवर्स प्रॉब्लम्स हैं। इसके साथ में जो कम्युनल टेंशंस, राइट्स, ये लगातार हो रहे हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज जो होते हैं, नारकोटिक्स से रिलेटेड इश्यूज, उसके साथ ही अगर देखें तो एक तरह से क्या होता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये इम्पोर्टेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये जितने जो इश्यूज हैं, एंडलेस इश्यूज हैं। ये इश्यूज क्या कोई एक व्यक्ति इसको रिजॉल्व कर सकता है? तो आप अगर सोचेंगे तो इसके लिए, इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए एक ग्रुप इसमें होते हैं। इसमें ऐसे ग्रुप चाहिए जो डेडिकेटेड इस पे काम कर सके, उनको रिसोर्स मोबिलाइज करना, उनको उस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, और इस तरीके से तैयार किया जाता है ताकि उन प्रॉपर जो स्पेसिफाइड इश्यूज को वो एड्रेस कर सके। तो इस डाइवर्स प्रॉब्लम की वजह से क्या है कि हमें ये लगता है कि गवर्नमेंट होने चाहिए ताकि इनके सॉल्यूशंस को वो दे पाए। और व्हाई डू यू थिंक वी नीड द गवर्नमेंट टू फाइंड सॉल्यूशंस टू मेनी डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट? क्यों गवर्नमेंट के पास ऐसे मैकेनिज्म हैं, उनके पास बने हुए रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, जिनके द्वारा, रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा गवर्नमेंट भी बाउंड होते हैं, प्लस जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी बाउंडेड होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो इंडियन जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पर क्या होगा, रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल रेदर देन, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ मतलब
रेक्स सुप्रीमा। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है रूल ऑफ लॉ, ये रेक्स सुप्रीमा, रेक्स सुप्रीमा, not king of law. King is not supreme, law is supreme, that is rex suprema। इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने का जो तरीका है, प्रोसीजर, एस्टेब्लिश प्रोसीजर है, उसके थ्रू ही हम जा सकते हैं। और वो सरकार जो लेट डाउन है, मदर ऑफ जो ऑल लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके उसी के काउंटर्स में हमने लॉज बनाए हुए हैं, वेरियस इन्फोर्समेंट लॉज बनाए हैं, प्रोसीजर लेट डाउन है, उसको फॉलो करते हुए वो सारे चीज किए जाते हैं। इसलिए लगता जरूरी है, गवर्नमेंट का रहना जरूरी है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए और डिस्प्यूट को एड्रेस करने के लिए। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद के जो इश्यूज में वो वहां पर जुडिशियल ऑफिसर नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे देश ने एक और भी पद्धति अपनाई है। वो क्या है कि नेचुरल जस्टिस को तो ध्यान रखते ही हैं, साथ में रूल ऑफ ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, दैट इज जब तक आप दूसरे पक्ष को आप नहीं सुनेंगे तब तक आप कोई डिसीजन नहीं देंगे, दोनों पार्टीज को सुनना है। तो अगर जो डिस्प्यूट है किसी दो पार्टी के बीच में, अगर कोई उसी पार्टी के कोई लोग अगर डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर, तो क्या दूसरा पार्टी इसको मानेगा? नहीं। तो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन चाहिए जो इन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सके और एड्रेस कर सके। और अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के दौरान जो लेट डाउन पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स है, रूल्स है, अगर वो फॉलो नहीं करता है तो दूसरे पर सैंक्शन भी लगाया जा सकता है और इन्फोर्स भी किए जा सकते हैं। कई प्रोविजंस हैं सरकार के पास, इसलिए हमें सरकार की आवश्यकता होती है। I hope you are clear on this. What actions does the government take to ensure that all people are treated equally? ऐसे प्रोविजंस सरकार ने लिए हैं जो ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, सबको ट्रीट कर रही है, इक्वली ट्रीट कर रही है। Let's see. What actions does the government take to ensure that all people are treated equally? सब इक्वली ट्रीट किए जाए। कैसे? आपको बताया हमने कि इवन इन प्रियम्बल, हमारे प्रियम्बल में हमने क्या किया है, जो कि कमिटमेंट है इनका, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनका एक कमिटमेंट था इक्वालिटी को अचीव करना है, डाइवर्सिटी को एक तरह से रखते हुए इक्वालिटी कैसे अचीव की जाए। तो हमने प्रियम्बल में इसके लिए इक्वालिटी की बात करते हैं। और इसी इक्वालिटी को अचीव करने के लिए प्रियम्बल तो बात करता ही है फंडामेंटल राइट्स जो हमें मिला है उसमें इक्वालिटी कैसे अचीव करें। आर्टिकल 14 से 18 इसके बारे में डिस्कशन करता है। और साथ ही इसी आर्टिकल 14 से 18 में आर्टिकल 17 इट टॉक्स अबाउट कि किसी भी रूप में अनटचेबिलिटी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अनटचेबिलिटी एक तरह से क्या हो गया, एक आप अगर कोई भी चीज रूप में प्रैक्टिस करते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अनटचेबिलिटी के आप प्रियम्बल इक्वालिटी को अचीव करने के लिए क्या हुआ, ये प्रोविजंस लाए गए। साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से क्या हुआ, आपने एक स्टेटस और इक्वालिटी और अचीव करने के लिए अपॉर्चुनिटी भी आपने दिया। अपॉर्चुनिटी जो हमने डिस्कशन किया, अपॉर्चुनिटी क्या, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 इट टॉक्स अबाउट कि किस तरह से अपॉर्चुनिटी वीकर सेक्शंस को दिया जाए, जिसके लिए हमने क्या किया, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की थ्योरी को लेकर आए और उनको रिजर्वेशन को हमने मौका दिया। तो इस तरीके से इंश्योर कर सकता है पीपल, जो गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है पीपल को कि वो एक बराबर इक्वली ट्रीट किए जाए। ये सारे प्रोविजंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत। ठीक है, लेट्स टेक सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि इस एनसीईआरटी के इस चैप्टर में से निकल के आए हैं। आई होप वहां से कुछ साधारण क्वेश्चन है, लेकिन आपको उस क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो लगेगा कि हमने सरलता पूर्वक इस चैप्टर को कर लिया है। लेट्स सी। अब देखें कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा, अपार्थेड का क्या मतलब है। तो
तो आपने अपार्थेड का मतलब देखा कि हाँ है कि सेपरेशन का मतलब कि उसमें क्या किया था, रेशियली सेपरेट कर दिया था, रेशियली, कि एक कलर के बेसिस पे सेपरेट किया था अपार्थेड, जिसको कि फाइनली साउथ अफ्रीका ने 1994 में नेल्सन मंडेला के पूरे लीडरशिप में अपार्थेड को खत्म किया और एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट साउथ अफ्रीका में आ गया, जो कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। उस डिस्क्रिमिनेशन पे हॉस्पिटल्स, वो लैंड एरियाज, वो क्या कहां पर रहेंगे, ये सारे साइड होते थे, जो कि एक तरह से अमानवीय तरीका वहां पर था। ये अपार्थेड के बारे में यहां बोला गया है, सेपरेशन। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन डिड अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री? तो आपने देखा डेमोक्रेटिक कंट्री कब बनती है, ये साउथ अफ्रीका बन जा रहा है, ये 1994 में नेल्सन मंडेला के इसी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने के लिए भारत सरकार ने उनको क्या दिया, उनको भारत रत्न से नवाजा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन लेते हैं, इफ अ गवर्नमेंट वांट्स टू बी इन पावर, गवर्नमेंट को अगर पावर में रहना है, अगर चाहती है, तो वो क्या करेगी? अब गवर्नमेंट वांट्स टू बी इन पावर, देन इट हैज टू बी क्या, री इलेक्टेड बाय द पीपल। अगर पावर में रहना तो दोबारा री इलेक्ट होकर उनको आना पड़ेगा। ये इसलिए क्वेश्चन दिया गया है कि पार्टिसिपेशन, आपने देखा डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किस तरह से, क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सरकार के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको अगर ध्यान देंगे तो यहाँ ये नजर आता है कि अगर सरकार को अगर लगता है, ये एक तरह से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है सरकार पर कि अगर मुझे दोबारा चुनकर आना है हाउस में, तो क्या करना पड़ेगा, हमें जनता के लिए, जिस जनता ने हमें चुन के यहाँ भेजा है, उसकी पॉलिसीज को, उसके जो इश्यूज को, उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करते हैं तो दोबारा चुनकर नहीं आ पाएंगे, और अगर दोबारा चुन के आना है, हमें पावर में रहना है, तो दोबारा रीइलेक्ट होके आएंगे। और रीइलेक्शन के लिए क्या प्रॉब्लम के तरीका होगा, उनके जनता के जुड़े मुद्दों को लेकर उस हाउस में उठाना, उसी अकॉर्डिंगली में लॉज रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। ये if a country's people are alert and interested in how country does run, that country will be, अगर किसी भी समाज में अगर, और कोई भी देश, राष्ट्र तभी सक्सेसफुल हो सकता है अगर जनता उसकी पढ़ी लिखी है, समझदार है, डेमोक्रेटिक अगर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी है, तो चीजों पर बहस करती है, और बहस करने के बाद एक ओपिनियन जनरेट होता है, ओपिनियन क्रिएट करने के बाद फिर सलाह मशवरे के बाद, कोऑर्डिनेशन के बाद, एसिमिलेटिंग ऑल द डिफरेंट ओपिनियंस, और एक प्रॉपर जो ओपिनियन पे, मेजॉरिटी ओपिनियन पे आकर जब आप डिसीजन देते हैं, तो कोई भी जो कंट्री है वो सक्सेसफुल कंट्री होगी। तो हाउ कंट्री, इफ अ कंट्रीज पीपल आर अलर्ट, तो क्या होगा, तो स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ कंट्री स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। Which issue can become a source of conflict between states? स्टेट्स के बीच में आपने ये देखा, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, जो कि एक तरह से इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनाया गया, और इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो एक तरह से बाध्यकारी होते हैं उसी स्टेट पे, जिन स्टेट, जो स्टेट पार्टी टू द उस केस के अंतर्गत हैं, और वो सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए नहीं जा सकते हैं, तो बाइंडिंग होते हैं उनके डिसीजंस। तो विच इशू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स? कई इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पर। अगर देखें रिवर जो है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट्स दिया हुआ है, तो रिवर इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट। अब इसमें देखें तो कावेरी जो थी, कावेरी के जो कैचमेंट एरिया, कौन कौन सा कैचमेंट एरिया रहा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, और फाइनली ये पूरे जो कावेरी रिवर ड्रेन आउट कहाँ होती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन आउट होती है। तो ये जो कैचमेंट एरिया, ये कैचमेंट एरिया है जहाँ से ये इंटर रिवर बेसिन जहाँ मौजूद है, जहाँ पर रिवर्स
ट्रावर्स करती है वो कई रिवर स्टेट के थ्रू करती है, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट रिवर्स के बेसिस पे, क्योंकि उनके वाटर्स को लेकर एक डिस्कशन और एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, जो हमने कावेरी वाटर डिस्प्यूट में देखा। ठीक है, द डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु वाज फॉर द वाटर ऑफ विच रिवर, तो ऑब्वियसली वो कावेरी रिवर। विच डैम इज यूज्ड बाय कर्नाटका फॉर इरिगेशन, किस लिए था? आपने देखा कि कर्नाटका में क्या था, कृष्ण सागर डैम, वहां से कावेरी रिवर से पानी वहां पर उसमें कृष्ण सागर डैम में वहां पर जाता है, साथ ही उस पानी कलेक्टेड पानी से बेंगलोर या कर्नाटका के फार्मर्स के लिए वहां पर एक तरह से उसका इस्तेमाल होना। इसी तरीके से आप देखे होंगे कि तमिलनाडु में मेट्टूर डैम को भी कावेरी जो वाटर से ही, रिवर से ही वाटर मिलता था। इस प्रकार हमने देखा ये सारे जो चीज़ें, क्वेश्चंस जो इसके अंदर में आए, ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। और फाइनली जो ये एक टॉपिक है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड टॉपिक, आज हमारा ये ख़त्म हो रहा है। होपफुली आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा। अब अगले जो सेशन में, अगले चैप्टर से, दैट इज़ यूनिट 3 से, लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टिल देन फॉर टुडे आई थिंक इट्स ओवर। अब अगले सेशन में हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर द टुडे।